और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 सहित दूसरी कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त भी जारी की है और इस दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रवाद का दम भरने वाले कांग्रेस की संगत में तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मुंबई के लिए मेट्रो लाइन 3 का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये लाइन 14,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने बीकेसी मेट्रो स्टेशन से सांता क्रूज तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। मुंबई मेट्रो लाइन 3 बीकेसी से RAJVLR खंड में 10 स्टेशन हैं, 9 स्टेशन भूमिगत हैं। लाइन 3 से प्रतिदिन 12 लाख यात्रियों को फायदा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने इस लाइन के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। मैं आज जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है। ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। ठाणे रिंग मेट्रो रेल परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 12,200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी उन्होंने रखी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस वादे कभी पूरा नहीं करती है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कांग्रेस के तुष्टीकरण के प्रभाव में आई शिवसेना उद्धव गुट पर राजनीतिक वार किए। इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड के हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। ठाणे मुंबई के लिए एक और जहां प्रधानमंत्री ने 32,800 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने महाअघाड़ी के विकास विरोधी राजनीति से लोगों को आगाह भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महायुति की सरकार का मकसद विकास करना है, तो वहीं महाअघाड़ी का मकसद विकास को ठप करना है। ऐसे में जनता को सचेत रहना होगा। श्यामा, शिशिर और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि सहित कृषि और पशुपालन के लिए करीब 23,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाशिम जिले में स्थित बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बंजारा समुदाय ने देश की प्रगति यात्रा में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1920 करोड़ रुपए से अधिक की 7500 से अधिक परियोजनाएं और 9200 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से किसान हमेशा परेशान रहा है। कांग्रेस की नीति आपस में लड़वाने की रही है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें पशुपालन के लिए जरूरी कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के अलावा एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी तकनीक का शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना यानी कुसुम के तहत करीब 20 मेगावाट की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार की श्वेतकारी की 5वीं किस्त और राज्य सरकार की लाडकी बहना योजना के लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री ने चेक वितरित किए। वाशिम से योगेश शीतल और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 61.19% मतदान हुआ। मेवात जिले में सबसे अधिक 68.28%, जबकि गुरुग्राम में सबसे कम 49.97% मतदान हुआ। 2014 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले में इस बार काफी कम मतदान हुआ। 2014 में 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने 90 में से 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीपीएम ने एक सीट पर चुनाव लड़ा। जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 12 सीटें आजाद समाज पार्टी को दी गई। आईएनएलडी ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि अपनी सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दी। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में, इनमें 101 महिलाएं हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों के लिए